हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। एकदम बेसिक प्रश्न जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 को आपको बेसिकली वो रिवाइज करा देगा। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको शुरू से अंत तक बने रहेंगे और जो बने रहेंगे वो सदा बने रहेंगे, है ना। चलिए बाबू, तो मैं राम सुंदर सिंह आपको स्वागत करता हूँ। वेलकम टू साइंस स्कूल यूट्यूब चैनल में, है कि नहीं। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना कि आपको इसके मदद से सारी चीज़ें लगभग बेसिक जो होता है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप अपने आप को जजमेंट कर पाओगे कितना सही आपने बनाया है। तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना सही हुआ और कैसा आपको लेक्चर लगा। तो सबसे पहले माय डियर कि आप अपने दोस्तों को सभी और जो है इसको शेयर कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, विद्यार्थी देखें और उसको अच्छे से बेनिफिट हो, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, एकदम धमाकेदार तरीक़ा से। पहले तो बाबू एकदम शेयर कर दीजिए, पहले शेयर कर दीजिए सारे लोगों को ताकि एकदम सभी लोग जुड़े। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन होने वाला है ना। जितना है बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर जी, फिजिक्स का अलावा और कुछ नहीं पढ़ाते हैं क्या? अच्छा, धीरे धीरे बाबू सब चीज़ आएगा, पहले आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। सारे चीज़ों का डिस्कशन होगी अच्छे से, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है। तो पढ़ाई लिखाई एकदम मन से करते रहना है और शुरू से अंत तक बने रहना है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, शुरू से अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को एनालिसिस करके एकदम देखना है। चैप्टर 1 जो विद्युत क्षेत्र और आवेश जो है विभवांतर से है, विद्युत धारा से है, चुंबक से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बाबू, अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए आपके सामने प्रथम क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन विजिबल है? क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन विजिबल है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज, इस बार हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन एक कण का नाम है। इलेक्ट्रॉन होता है, अब क्या होता है बाबू? ऋण आवेशित, धन आवेशित, अनावेशित, इनमें से कोई नहीं। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल और नॉन ऑफ दिस, एकदम जीरो लेवल से। आप देख रहे हैं कि हम इसको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सर बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन एक कण होता है और जिस पर कैसा आवेश होता है बाबू? जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन की चर्चा हुई है तो कुछ बात हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। आप जानते हो आवेश के SI मात्रा कूलम होता है। अब बताओ बाबू मारे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 10 के पावर -31 kg होता है। 9.11 गुणे 10 के पावर -31 kg। आप सभी लोग जानते हो, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है और जिस पथ पर चलता है उसका नाम होता है वृत्ताकार पथ, है ना। बहुत बढ़िया, एकदम सही। अब पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात किया जा रहा है, तो धन आवेश किसके पास होता है सर? तो धन आवेश होता है प्रोटॉन के पास। धन आवेश होता है माय डियर प्रोटॉन के पास। एकदम ऑप्शन का ऑपरेशन करना है। क्या करना है माय डियर? ऑप्शन ऑपरेशन मेथड विथ रामसुंदर सर है ना। ऑप्शन को एकदम खेलना है, प्लेइंग विथ ऑप्शंस। जितने ऑप्शन है सबको देखना है। ये आंसर हो गया। बाकी 3 कब होता? बाकी 3 कम होता। छोटा छोटा जो बच्चा होता है जब देखता है ना, कहता है ये क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। एकदम छोटा बच्चा बन जाना है, मतलब कि पूछने के लिए, है ना। हाँ ठीक है। तो धन आवेश किसके पास होता है बाबू? प्रोटॉन के पास होता है। अब बताओ प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है माय डियर? मास ऑफ प्रोटॉन बता दो कितना होता है? तो 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। एकदम बहुत बढ़िया है सर। अब ये न्यूट्रॉन की बारी है। अनावेशित मतलब क्या होता है? उस पर आवेश कुछ नहीं होता, कुछ 0 कूलम आवेश होता है। तो 0 कूलम आवेश किसका होता है?
जीरो कूलम आवेश किसका होता है? क्या दीपक बाबू जल्दी से बताइए। दीपक बाबू एटीट्यूड, शालिका, दीपक, के शर्मा, एलिट स्टडी सेंटर, अरे वासु गुप्ता, के शर्मा, गुलशन बाबू इनकरेक्ट, दीपक, अरे वाह क्या बात है। अरे आप लोग एकदम जबरदस्त हैं भाई, एकदम बड़ा भाई का आशीष आपके साथ है, एकदम बने रहिएगा बढ़िया से। तो जीरो कूलम किसके पास होता है? वो न्यूट्रल के पास, सभी के साथ है, सभी के साथ है। चलिए आइए अगला प्रश्न को बताइए जल्दी से आंसर कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन सिचुएटेड इन न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन सिचुएटेड इन न्यूक्लियस क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, परमाणु की संख्या, एटॉमिक नंबर, या दोनों कहते हैं? क्या कहते हैं माय डियर? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है प्रोटॉनों की संख्या को? तो एटॉमिक नंबर। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी ले लीजिए नंबर, जैसे सर मैंने ले लिया, आपने पढ़ा होगा सोडियम, हाँ सर सोडियम का Na होता है ना, बिल्कुल। एक और 11 और 23, 11 23 होता है। तो 11 क्या है आपका? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बताता है कि सोडियम के एक अणु में, एक परमाणु में 11 गो प्रोटॉन है, 11 गो प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, एकदम लगे रहिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। चलिए बहुत बढ़िया सर, एकदम लग रही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जबरदस्त उपाय है। अगला प्रश्न पर आइए। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो क्या होता है? बताइए क्या होता है बाबू? रगड़ने पर कांच के छड़ पर कैसा आवेश आता है? यानी कि कांच को जब हम रेशम से, किससे बाबू? रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है? कांच पर कैसा आवेश आता है? तो धन आवेश आता है। कांच पर कैसा आवेश आता है? धन। और रगड़ रहे हैं मतलब घर्षण विधि है, आवेशित होगा। वस्तु को आवेशित करने का दो तरीका, एक रगड़ के, एक तार जोड़ के, एक मोटिवेट करके, बिना संपर्क में जाके, उसको कहते हैं प्रेरण विधि। बुझा तक कि ना? सब बढ़िया बा? चलो लग रहा लोग यही तरह तनी एकदम पूरा देश दुनिया चारों तरफ अपना कांटेक्ट में जितना लोग बा उनका लोग पहुंचा दे। अरे कहाँ हैं आप? आइए जल्दी से एकदम, अब पढ़िए, देखिए ये क्वेश्चन क्या आ गया। किसी संकाय की कुल आवेश क्या होता है? संकाय मतलब सिस्टम, किसी सिस्टम के कुल आवेश क्या होता है? तो संरक्षित होता है, निश्चित होता है। निश्चित मतलब कि फिक्स होता है, सर्टेन होता है। तो बोलो भाई क्या होगा? बढ़िया है ना? क्या होगा जल्दी बताओ। तो किसी संकाय का कुल आवेश, तो कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, निश्चित होता है। जिस तरह से कुल द्रव्यमान निश्चित होता है, कुल ऊर्जा निश्चित होता है, उसी प्रकार से कुल आवेश निश्चित होता है। चलो इसी बात में बोल दो बाबू, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक का नाम क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक का नाम क्या है? बोलो जल्दी से। फ्राइडे मत बोलो, आज फ्राइडे है आज फ्राइडे है तो फ्राइडे नहीं बोलना है, फराडे। एक फराडे में कितना कूलम होता है? 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। 96520, 96520 याद रखिएगा, 96520। नहीं कहता है कि इसको 9-6 करने बहुत आता है। 9-6 मतलब समझता है? हाँ, इधर उधर करने, हाँ बहुत ही बात हो गया। तो 965 और 2 आओ। किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, ये क्या कहलाता है? अरे वाह, ये तो क्वेश्चन पूछ लेते एकदम बिहार बोर्ड में बड़ा जबरदस्त तरीका से। बात समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बताइए। किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, तो नियत रहता है तो क्या कहता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल चार्ज कंजर्व होता है। हाँ भाई एकदम बहुत बढ़िया। प्रदीप बाबू, गुलशन बाबू, अंशु, दीपक, ब्रिजमोहन, आदित्य, अरे वाह इनकरेक्ट। राहुल बॉय, नेहा, ब्रिजमोहन, वासु, आदित्य, साइक, प्रिंस, अमन, कृति, अच्छा बाबू बहुत बढ़िया। मंटू बाबू, नेहा,
इन सभी का उत्तर एकदम झकास है, सब सही लोग दे रहे हैं। सभी लोग जो भी नए विद्यार्थी हैं वो अपने दोस्तों को उनका तहे दिल से स्वागत मैं करता हूं। थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एकदम ग्रुप में आके पढ़िए, बड़ी मजा आएगा। एकदम छाती 56 ना 112 इंची का हो जाएगा। आइए बाबू देखिए अगला क्वेश्चन ना, कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। अब बताओ, समान होगा, प्लस प्लस में क्या होता है, दुश्मनी। प्लस प्लस में क्या होता है बाबू, दुश्मनी। अब प्लस माइनस में क्या होता है बाबू, तो एकदम स्नेह प्यार होता है। नहीं तो प्यार मतलब पास पास आएगा, और दुश्मनी मतलब दूर दूर भागेगा, मार कनखी मारेगा इन्हें से उन्हें, तो विकर्षण होगा, इसमें आकर्षण होगा। दुश्मनी मतलब हो गया आपको यहाँ क्या होगा बाबू, तो विकर्षण होगा। अब विकर्षण का दूसरा नाम होता है प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन होता है। क्या होता है बता पहले ध्यान से, प्रतिकर्षण हो रहा है। आई में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, आकर्षण हो रहा है। तो ध्यान रखना है इस बात को। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, तो समान प्रकृति वाले आवेश पर क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन। एक कूलम आवेश निम्न में से कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। मतलब एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रश्न जो है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो बाबू ध्यान से, एकदम मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं। एक कूलम आवेश में, आप बोल रहे हैं बाबू कि सर हाई क्वालिटी थोड़ा सा ले लीजिए सर, कैमरा फ्रेश हो जाएगा। अच्छा बाबू, एकदम आप लोगों का स्नेह प्यार रहेगा, सब काम बढ़िया से होगा, है कि नहीं। हाँ चलिए, एकदम इसी तरह बनाए रहिए। वॉइस कम है क्या, वॉइस कम है क्या, कि वॉइस ठीक है, वॉइस का इशू है क्या। अच्छा 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 अच्छा, सी होगा। चलिए, मतलब सुनाई दे रहा ना, चलिए ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18। बड़ी बढ़िया, 6.25 गुणे 10 के पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तब जाके एक कूलम आवेश बनेगा। वीडियो प्रॉब्लम है, ओके ओके, चलिए बाबू, उसको भी हम नज़र में रख रहे हैं, उसको भी दूर किया जाएगा। है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, होगा होगा, बिल्कुल होगा। परमाणु का नाभिक बना होता है। अब बताओ, ये जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन नहीं जानता है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पीएन। अब परमाणु में कौन रहता है, पेन। पेन 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 मतलब पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन। हाँ सर, तो बताओ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है। किससे बना होता है माय डियर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है। एकदम सही सोच रहे हो। काफ़ी लोगों ने इसको हद तक जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि बल रेखाएं की अवधारणा दिया गया था। अब बताइए बाबू, बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होता है, वो किसके द्वारा दिया गया था। कंसेप्ट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स वाज गिवन बाय, कंसेप्ट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ गिवन बाय, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बारे में, इस अवधारणा के बारे में किसने दिया था। जैसे आप जानते हो ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश की ओर जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये हमेशा ओपन लूप बनाती है। ये कर्व हमेशा कंटिन्यू होता है, कभी ये ब्रेक नहीं करता है, कभी टूटता नहीं है कि नहीं। तो ये किसने दिया था, ये कंसेप्ट किसने दिया था। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए करते हैं। इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दिया, किसके बारे में, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। इसका सही उत्तर क्या होगा माय डियर, फैराडे। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम बिहार का डल्ला भी सी दिए हुए हैं। कुंदन, गुलशन, निरंजन, नेहा, एटीट्यूड, वाह वाह क्या बात है। नेहा, प्रिंस, जूली, संतोष, ललित, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एकदम चारों तरफ फैलाते रहिए, है ना। एकदम आपके लिए तो पूरा जहां बाकी है ना, पूरा एकदम नापते रहिए चारों तरफ चल के। आगे बढ़िए बाबू, क्वेश्चन नंबर 13। क्यू कूलम आवेश को V वोल्ट विभवांतर से गुजारा जाता है। अच्छा,
क्यू कूलम आवेश को v वोल्ट विभवांतर से गुजरा जाता है तो किया गया कार्य क्या है, W निकालना है। अच्छा, यानी चार्ज दिया हुआ है और v भी दिया हुआ है, W निकालना है। W दिया हुआ है, बताओ जल्दी से, एकदम बातचीत हमसे कीजिए, बड़ा सुकून मिलता है आपसे बातचीत करके। यहाँ थोड़ा सा इसको जवाब दिया कीजिए। आइए सर, क्या होगा बाबू कि Q कूलम आवेश है, V विभवांतर है, तो कार्य कितना होगा, जल्दी से कमेंट किया जाए। अरे वाह, ये अब लग रहा है कि पढ़ाई हो रही है। हाँ, पढ़ाई हो रही है कि पढ़ाई हो रहा है पढ़ाई हो रही है। हाँ चलिए बाबू आगे। तो अब जानते हैं पहले से V बराबर W/Q होता है, तो बताओ बाबू W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। क्या हो जाएगा, VQ। तो VQ क्या हो जाएगा, B। बोलो विभवांतर के SI मात्रक क्या होता है, विभवांतर के SI मात्रक वोल्ट होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नॉट मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का SI मात्रक भी वोल्ट होता है। अब वोल्टेज का भी वोल्ट होता है, चार गो है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। किसका किसका, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और वोल्टेज। नहीं, इस सब का भी वही होता है। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश के विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है। अब बताइए, द फील्ड अराउंड अ चार्ज वेयर एज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस बाई अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वाह, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज को, आवेश को आप रखते हैं, तो आवेश को रखते हैं तो उसका प्रभाव चारों तरफ रहता है, चारों तरफ रहता है ना उसका प्रभाव। और उसके प्रभाव में, उसके क्षेत्र में वो कोई आएगा तो क्या होगा, कोई आएगा तब मार धाका उसको भगाने का प्रयास करेगा। तो आंसर क्या होगा वो इसका, विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कब होता है, चुंबकीय क्षेत्र जब वही आवेश गति में हो जाता है ना, जब वही आवेश गति में आ जाता है तब जाके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आवेश रुका हुआ है, अगर आवेश रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वही चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि अचर वेग से मूव कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बात समझे कि नहीं, दोनों। बहुत बढ़िया। अगर वही चार्ज त्वरित करता है, एक्सिलरेट होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल त्वरित करता है, एक्सिलरेट करता है, दोलन करता है, कंपन करता है, दोलन करता है, तो वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, एक ऊर्जा भी रेडिएट करता है, एक ऊर्जा भी एमिट करता है, और वो ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऑप्शन है, आगे बढ़िए। तो चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको डिस्कस कर दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। ये बोर्ड के लिए तो काफ़ी फेमस है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखिए, जैसे मेगावाट का नाम सुना है, मेगावाट। अब मेगावाट छोड़ो ना, एमबी का यूज करते हो ना, बड़ा नेट चलाते हो। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। जीबी का गीगाबाइट, और केवी का किलोबाइट। तो ये जो किलो, मेगा, जीगा है ना, ये सब यूनिट के पहले लगता है। तो मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6, मेगा का मान होता है 10 के पावर 6, और जीगा का मान होता है 10 के पावर 9, है ना। किलो का मान होता है 10 के पावर 3, आपको याद होगा। देखिए, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 के पावर 3 है वो, 10 के पावर 6, सॉरी उल्टा लिख दिए, 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो मारिए खटक देख रहा। क्या बाबू मुसाय, सही है, बढ़िया है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कुछ नहीं, आगे बढ़िए। अब बताइए बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बार आता है,
आप देखेंगे ना कितना बार पूछा है, क्या मैं बताऊं आपको। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। यस सर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है और ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा कौन सा ऊर्जा? कोई भी ऊर्जा हो सकता है, सबसे संबंधित है। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कार्यफलन, इस सब से संबंधित है। कार्यफलन का भी मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं बाबू, सब अपना ही है, किसी को नहीं छोड़ा हूँ है ना। सस आपके लिए बस कुछ नहीं है, जगह है, पढ़ते रहिए बढ़िया से, परेशान नहीं होइए, एकदम पढ़िए बढ़िया से है ना। आगे बढ़िए। वे सतहें जिनकी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। वे सतहें जिनकी प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विभव समान होता है तो सम विभव कहेंगे ना बाबू। जैसे मान लीजिए सतह मैंने ले लिया, ये है गोला, बोलो भोला, ए भोला, ई है गोला, इधर अंदर में मान लीजिए कि धन आवेश है Q, तो हमसे पूछा जा रहा है गोला के त्रिज्या R है, तो आप बताइए भोला गोला, पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव। अरे हर बिंदु का विभव समान है, देख रहा है बाबू, देख रहा है बाबू। हाँ, कितना है KQ/R, तो हर जगह समान, उसका नाम क्या होगा? सम विभव सतह। सम विभव सतह, बिल्कुल। अगर विभव समान होता है सम विभव सतह। विनोद को छोड़ दीजिए सर। अच्छा, विनोद को छोड़ दें, चलिए ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सम विभव सतह है ना। अब आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न, एक छोटा सा एकदम नन्हा मुन्ना सा प्रश्न, देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लो कि ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है, यहाँ का विभव भी है, ठीक है, और ये बिंदु बी है, यहाँ के विभव बी है, ठीक है। मैंने एक छोटा से आवेश को, मैंने एक यहाँ से छोटा सा एक आवेश था, आवेश का मान था +Q, इस आवेश को उठाकर हम यहाँ पर लेके चल गए। देखो ध्यान से, इस आवेश को उठाकर हम यहाँ पर लेके चल गए, हम यहाँ पर लेके चल गए इस आवेश को, है ना, +Q आवेश को लेके चल गए। तो हमने इस पर कितना कार्य किया? हमने इस पर कितना कार्य किया बताओ पहले ध्यान से। एक आवेश को उठाकर हमने यहां लेकर चल गए, तो हमने इसको कितना कार्य किया? 0। प्रताप कुमार, बहुत बढ़िया बाबू। प्रिंस, क्या बात है। जैन, इस सब लोग कह रहे हैं कि 0। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब है आपका, क्योंकि आपने दोनों यहाँ से यहाँ तक लेकर गया, तो विभवांतर क्या हुआ? 0। यहाँ का विभव भी है, यहाँ का विभव भी है, दोनों का विभवांतर क्या? 0। विभवांतर 0, कार्य भी 0, क्योंकि कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। एकदम सही सोचे, बहुत बढ़िया प्रताप बाबू, एकदम लगे रहिए। आप सबका भी आंसर सही आ रहा है, बहुत। सबसे पहले जवाब देने वाला प्रताप बाबू हैं, है कि नहीं? आइए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न का जवाब कौन देते हैं। एकदम सही, सबसे पहले जवाब कौन देते हैं? आइए अगला प्रश्न आ चुका है कि आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। आवेशन के क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है, बताइए क्या? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, किसका होगा आंसर? क्या बात है, इनकरेक्ट राहुल बॉय बी बोल रहे हैं। सबसे पहले इनकरेक्ट राहुल बॉय ने जवाब दिया है बी। क्या बात है, बहुत बढ़िया राहुल बाबू। यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यस सर। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋण आवेश। यानी इसका मतलब आवेशन की क्रिया में, देखो ध्यान से, आवेशन के क्रिया में एक का द्रव्यमान घटता है तो दूसरे का बढ़ता है। क्यों घटता है सर? अरे बाबू सोचो कि शरीर में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान निकल जाएगा, द्रव्यमान कम ना हो जाएगा। हाँ सर, बात तो सही है। तो इलेक्ट्रॉन कम होता है। जैसे इंसान देखिए, जैसे मान लीजिए आपका नाम है ABCD, तो ABCD तो नाम हो गया, और उस आदमी के पास द्रव्यमान तो होगा, और उसका नेचर पॉजिटिव निगेटिव होता है। ओहो, ये बात है, बिल्कुल। है ना, बहुत बढ़िया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है।
आ जाइए। देखिए देखिए देखिए, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है। अब बताइए, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, ठीक है, धन आवेश से आवेशित किया जाता है, तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के होती है, क्या होती है। और धन आवेशित जब कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा। धन आवेश जब कर रहे हैं, इसमें एक पदार्थ हो गया धन आवेश से, धन आवेश हो गया प्लस 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 प्लस, धन आवेश से आवेशित किया जाता है तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होंगे, बराबर हो। बताइए आप क्या होंगे आवेशित करने पर, बताइए बाबू ध्यान से, क्या होंगे, कम होंगे, बराबर होंगे, अधिक होंगे। बहुत बढ़िया, एकदम लगे रहिए। नेट इशू हो गया, ओहो बड़ा दिक्कत है, परेशानी में आ गए ना आप लोग, अरे वाह। अब बताइए, किसी वस्तु को आवेशित का मान का गुणज होता है, किसका गुणज होता है वो बताओ पहले, किसका गुणज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 का गुणज होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 का गुणज होता है। एकदम सही जवाब, एकदम लगे रहो एकदम। अरे जैसे Q बराबर N इंटू ई पढ़ते हैं ना जी, हाँ सर, तो पूर्णांक गुणज मतलब पूर्णांक हो गया N, और ई का मान कितना होता है, तो ई का मान उतना ही ना होता है 1.6 × 10 के पावर -19। एकदम लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन हुआ तो आपके दिमाग एकदम हिला देता है बढ़िया से। तो एकदम पढ़िए बढ़िया से, एकदम बेसिक पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, आ गया दमदार क्वेश्चन, ये विद्युत धारा से क्वेश्चन है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध, बाबू देख एक बात बताते हैं, राज की बात, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध देखो, इसका अंग्रेजी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक और नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अब बताओ रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब रेजिस्टिविटी के बारे में पूरी कहानी चलेगी। रेजिस्टिविटी निम्न दो बातों पर निर्भर करता है, एक पदार्थ के प्रकृति पर, एक पदार्थ के प्रकृति पर, एक तापमान पर। बात समझना बाबू, एक पदार्थ के प्रकृति पर, एक तापमान पर। तो हम लिखेंगे कि रो, देखो रो मतलब क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो, या प्रतिरोधकता कहो, या रेजिस्टिविटी कहो, रो कहते हैं, इसका संकेत रो होता है। तो रो दो बातों पर निर्भर करता है। हाँ गुरुजी, किस पर किस पर, तो एक तापमान पर, एक तापमान पर, फिर एक पदार्थ की प्रकृति पर, एक पदार्थ की प्रकृति पर, दो बातों पर यह निर्भर करता है। एक बात और देखो, यहाँ से भी दो बातें निकलती है। चालक का तापमान अगर हम बढ़ा दें, चालक के लिए देखो, तापमान अगर चालक का बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता बढ़ जाता है, और अर्धचालक का बढ़ा देने से घट जाता है। ये सब जो है ध्यान रखिएगा। तो कितने बातों पर, दो बात, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है, चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है ना। और अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर चालकता घटता है। अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक प्रतिरोधकता घटता है कि नहीं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, नहीं ध्यान दिए बाबू। आइए आप सी आंसर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न। गुस्सा नहीं करते हैं बाबू, है ना, गुस्सा को पी जाइए। बताओ। अच्छा आइए आवा लोगिन भाई साहब, छोटा भाई से एकदम पूरा जो है ना गुस्सा जाता है जल्दी से। आमीटर का प्रतिरोध होता है, जल्दी से बताओ। आमीटर का बी, डीजे डांसर बी। फिर अनुप्रिया है, फिर सी आंसर आ रहा है, क्या बी सी, क्या बात है। तो बताइए आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक। हे भगवान, अधिक कहाँ से होगा जी,
आमीटर ना है जी। ए मीटर क्या करता है, तो ए मीटर जानते हैं प्रतिरोध नहीं विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर को परिपथ में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, श्रेणी में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। सी किनका किनका सही है? सी किनका किनका सही है? अरे वाह, बहुत लोगों का सही है। बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्नेह बनाए रखिए। बहुत बढ़िया। आप देखिए अभी एक और बात, एक प्रश्न पहले बताओ, ए मीटर किसके द्वारा बनाया जाता है? चलो बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए बताओ। ए मीटर किसके द्वारा बनाया जाता है? ए मीटर किसके द्वारा बनाया जाता है? समीरा बोल रही है हम बनाए हैं सर। किसके द्वारा? संट के द्वारा। प्रिंस बाबू बोल रहे हैं संट। अच्छा, गैल्वेनो, इनकरेक्ट राहुल, गैल्वेनो के द्वारा। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अब दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब गैल्वेनोमीटर के साथ संट को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो ए मीटर बन जाता है। ऐसे देखिए बताए थे ना, मतलब अल्प प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में ऐसे जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बाबू? ए मीटर। बहुत बढ़िया, यही ना कहानी था। हाँ सर, बहुत बढ़िया। संत नहीं होता, SHUNT, संट, एकदम सर। अच्छा, वोल्ट मीटर आ गए लो। चल देखिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो सबसे पहले भाई मेरे बताओ, ओ माय डियर, वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ होता है? वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ होता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। बहुत बढ़िया, आंसर तो सही है आप लोगों का, आंसर सही है। मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए, आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? आदर्श वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध अनंत हो, बहुत ज्यादा हो। कहाँ हो? अनंत हो, वो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आदर्श वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। वोल्ट मीटर दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापता है। अरे बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, एकदम सही समझे। अब वोल्ट मीटर को भी बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। जब गैल्वेनोमीटर के साथ किसी चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, देखिए ये जी साहब हैं, इनके साथ किसी प्रतिरोध को जोड़ दीजिएगा ना श्रेणी क्रम में, तो निर्माण हो जाता है किसका? वोल्ट मीटर का। अब वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद है कि नहीं है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बताओ, आदर्श ए मीटर किसको कहेंगे? आदर्श ए मीटर, आइडियल ए मीटर का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? आइडियल ए मीटर का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है माय डियर? जल्दी से बताओ। आइडियल ए मीटर का जल्दी से बताना। आइडियल ए मीटर का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? तो आइडियल ए मीटर में प्रतिरोध का मान 0 होता है। आइडियल ए मीटर में प्रतिरोध का मान बाबू क्या होता है? 0 होता है। एकदम ध्यान से रखिएगा, बहुत इफेक्टिव है। ओके सर, आगे बढ़िए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताओ बाबू क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर होता है। ओके सर, ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम मीटर कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे बाबू इसको? ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। और ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का। ओके, ओम मात्रक होता है माय डियर किसका? प्रतिरोध का। बहुत बढ़िया। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट चालकत्व किसकी होती है? विशिष्ट चालकत्व यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस सबसे ज्यादा चालकता चांदी का होता है बाबू। सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? चांदी की।
चांदी का सबसे ज़्यादा चलकता होता है, सबसे ज़्यादा चांदी का। और चांदी का प्रतिरोधकता सबसे कम होता है। जिसका चलकता ज़्यादा होगा, चलकत्व है ना, उसका प्रतिरोध कम होता है। बिल्कुल, कंडक्टेंस चांदी का सबसे, अच्छा अधिक बोला है। ओ ओके ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम पढ़े थे ना, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़े थे हम लोग। तो ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ में कहा जाता है, ये ओम्स नामक एक वैज्ञानिक थे, जो एक टीचर थे, वो और उनके विद्यार्थी एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वहाँ एक रूल निकला था विभवांतर और विद्युत धारा के बीच। तो जो बोला गया था कि विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है, विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। लेकिन कंडीशन क्या था ना कि विद्युत धारा जैसे बढ़ाने से, मान लो वोल्टेज बढ़ाने से, विभवांतर बढ़ाने से विद्युत धारा बढ़ता है। लेकिन कब? जब तापमान नियत रहता है तब, जब तापमान नियत रहता है तब, अचर रहता है तब, ध्यान रखिएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I। यहीं से हम लोग पढ़ते हैं V बराबर IR, V बराबर IR। एक और बात, जब यहाँ प्रयोग हो रहा था ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो उस परिस्थिति में देखिए, जो ओम के नियम को जो चालक पालन करता है ना, उसको बोलते हैं ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर, ओमीय चालक या ओमिक कंडक्टर। बात समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो वही बात यहाँ भी है बाबू। आगे बढ़ो। किसी धात्विक चालक के ताप में, किसी धात्विक चालक के ताप में वृद्धि करने पे इसका प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक चालक यानी मेटालिक के कंडक्टर, कंडक्टर के लिए देखिए, वो कंडक्टर के टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही बात आपको सेमी कंडक्टर के लिए कहा जाए, अर्धचालक के लिए कहा जाए, तो अर्धचालक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका जो रेजिस्टिविटी होता है, चाहे रेजिस्टेंस, वो घट जाता है, वो घट जाता है। इसका जस्ट उल्टा होता है। तो राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बाबू? सदा बढ़ता है, सदा बढ़ता है। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, है कि नहीं? क्या बोलते हैं बाबू, सही बात है कि नहीं? यस, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पर आते हैं। सर, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण नहीं है। अनओमीय मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा चालक जो ओम के नियम का, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको अनओमीय चालक कहा जाता है। तो अब वो कौन नहीं करता है? तो डायोड नहीं करता है। डायोड जो होता है सेमी कंडक्टर बनता है। कार्बन का प्रतिरोध भी नहीं करता है, और कॉपर का क्या करता है? उदाहरण नहीं है। तो ये कार्बन प्रतिरोध करता है, तार करता है, तो उदाहरण नहीं है। बोले अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण नहीं है। डायोड, कार्बन प्रतिरोध, कॉपर का तार, उपरोक्त में सभी। अब बताइए क्या डायोड जो है ना अनओमीय का उदाहरण है? कहता है नहीं है। और कार्बन प्रतिरोध जो है, हाँ, तो डी। और कॉपर का तार, मतलब कहने का कि ये हो जाएगा आपको। उदाहरण तो है, डायोड है तो डायोड तो है ही है। जो नहीं है वो बताइए। तो कॉपर का तार नहीं है, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। सभी हो जाएगा। कॉपर जो होता है ना, कॉपर मेटालिक कंडक्टर होता है ना, वो ओम्स लॉ को एक सर्टेन लिमिटेशन तक फॉलो करता है, फिर फेल कर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला। सभी धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध सर्वाधिक प्रभावित होता है। अब तो ये धातुओं का बोला है, मेटल का किससे ज़्यादा प्रभावित होता है बाबू? टेम्परेचर पर। तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बाबू, बताओ क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? कोई भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो या फिर रेजिस्टिविटी हो, विशिष्ट प्रतिरोध हो या फिर प्रतिरोधकता हो, वो दो ही बात पर निर्भर करता है, एक तापमान पर, एक पदार्थ की प्रकृति पर। तो किसके साथ सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो तापमान के साथ। आंसर क्या होगा? डी। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दे रहे हो। ए। बाप रे बाप, एकदम गुलशन बाबू का तो ये बड़ा लंबा आ रहा है। द्विजमोहन बाबू आ गया, डीके डांसर हो गया, जूली का, सभी लोगों का सही है। ए भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे लग रही है। आगे बढ़िए। समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? सदा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल इज ऑलवेज, क्या होगा वो? उच्च घटक प्रतिरोध से अधिक होता है, न्यून घटक प्रतिरोध से कम होता है, उच्चतम और न्यूनतम घटक के बीच होता है, घटक प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। अब बताइए क्या होगा? समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में क्या होता है कि जब भी दो रेजिस्टेंस आप लेते हो, जो दो प्रतिरोध लेते हो, 2 लो या 3 लो, R1 लो या R2 लो, जब इसका आप समतुल्य प्रतिरोध निकालते हो तो इसका फॉर्मूला आ जाता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आपको पता होना चाहिए जो मान है ये R1 से भी छोटा होता है और R2 से भी छोटा होता है, यानी दोनों से कम होता है, दोनों से कम होता है ना। उच्चतम और न्यूनतम के दोनों से इसका मान कम आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल इज ऑलवेज, उच्च घटक प्रतिरोध से अधिक होता है, न्यूनतम घटक प्रतिरोध से कम होता है। तो न्यूनतम घटक प्रतिरोध से कम होता है ना। बात समझिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी इज द राइट आंसर। एकदम कम होता है। समांतर क्रम में जोड़ने का एक ही मकसद होता है ताकि उसके प्रतिरोध को हम कम कर दें। श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे आपको विश्वास नहीं होगा ना, रुकिए आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका 6 ओम हो गया, आई हो गया आपका 3 ओम। देखिए ध्यान से, 6 ओम 3 ओम। अब बताइए ए और बी के बीच आपको निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। बात समझिएगा, ए और बी के बीच निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी के बीच निकालना है समतुल्य। फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताओ बाबू? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यही लिखते हैं। तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, दोनों को गुणा कीजिए। 6 गुणे 3/6 प्लस 3, 36 18 18/9, 9 तो 2 ओम आ जाएगा। इसका मतलब 2 ओम आया। तो देखिए सबसे जो कम है उससे भी कम आया कि नहीं आया? जो उसका घटक है, एक घटक 6 ओम है, एक घटक 3 ओम है, तो छोटका जो है 3 ओम उससे भी कम आया कि नहीं आया? आया ना। इसीलिए कहते हैं कि कम आता है, इसीलिए कहते हैं कि कम आता है बाबू, है कि नहीं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए बाबू। क्या है कि दो समांतर लंबी और पतली धारावाहिक तारों से जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तब एक धारावाही तार दूसरे धारावाही तार पर, दूसरी धारावाही तार पहले धारावाही तार पर लगाते हैं। बाप रे बाप, बड़ा लंबा सेंटेंस है। ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। 2 गो तार है, एगो दुगो तार है, दोनों में धारा आई, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है ना, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। तो बताइए दोनों तार आकर्षित होगा कि विकर्षित होगा? आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? अरे जल्दी से बताओ लोगिन। आप देखे हो ट्रांसफार्मर से जो तार निकलता है बीच में डंडा लगाया जाता है, डंडा, ताकि सटे नहीं। देखो ये भी चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जानते हो। तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, तो आकर्षित होकर चिपक जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बहुत बढ़िया। अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगा ना तो रिपल्सन हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। तो आंसर क्या होगा बाबू? आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा बाबू? आकर्षण बल। एकदम सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, एकदम लगे रहिए बाबू, लगे रहिए, आगे बढ़िए। एक विद्युत मोटर, हाँ मोटर के बारे में आ गया। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है? देखो ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अचर विभवांतर देता है, गिव कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं सर, ये विभवांतर कहाँ से देगा? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? जानते हो घर में मोटर है कि नहीं? मान लो अगल बगल में स्विच हुआ, ऑन किए, करंट हुआ गया एकदम धक्का धक,
करंट गया मतलब ऊर्जा गया, कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अब मोटर चलने लगा, अब पानी धड़ाक दे ऊपर चढ़ गया टंकी में, नहीं तो पानी को फ्लो कराया तो उसके पास, पानी के पास कौन सा ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जो भी होगा गति में आ गया। इस इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना बेसिकली, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि गति में ला देता है, यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बताइए तो कौन सा विकल्प सही है, ऊर्जा को घूर्णी ऊर्जा में, घूर्णी मतलब कन्वर्ट इनटू रोटेशनल एनर्जी। अरे रोटेशनल एनर्जी मतलब गति में आया ना, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा वो बी, बी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं, एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, बोलो डायनेमो का क्या काम है, डायनेमो का क्या काम है बताओ, डायनेमो, डायनेमो का क्या काम है, जल्दी से बताओ, डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो, और बताओ एक होता है एसी जनरेटर, जनरेटर का क्या काम है, एसी जनरेटर एकदम फेमस है, एकदम फेमस है, बताओ एसी जनरेटर। आइए वो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर। अब बताओ वो ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है, तीन को एकदम जोरदार लिखे किए हैं, डायनेमो, एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर। डायनेमो, एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, बताओ जल्दी से क्या होगा। तो डायनेमो करता क्या है कि विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो ये दोनों का काम है, डायनेमो का क्या काम है बताओ जल्दी से। डायनेमो का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हाँ सर बहुत बढ़िया। और इसका भी कोई काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लेकिन ये जो है ना, ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। कौन सी धारा बाबू, प्रत्यावर्ती धारा, जो बड़ी डेंजरस होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये वोल्टेज को नियंत्रित करता है, ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। हाई वोल्टेज है तो लो करने का प्रयास करेगा, लो है तो हाई करने का प्रयास करेगा। तो ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने वाला, स्टेप डाउन वोल्टेज घटाने वाला। और ट्रांसफार्मर जो है ना वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, या फिर माइकल फैराडे के सिद्धांत पर बोल सकते हैं, लेकिन अन्योन्य, म्यूचुअल, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्थिर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, बताओ स्थिर इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है। तो बाबू एकदम फेमस क्वेश्चन रहा आपका, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया सर, एकदम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एकदम लगे रहिएगा। अगला प्रश्न बताओ कि क्या प्राकृतिक और कृत्रिम सभी चुंबक के गुण समान होते हैं। ओहो, आप बताइए, गुण समान होते हैं? गुण समान तो नहीं होते हैं, सब नहीं होता है। प्राकृतिक जो चुंबक होता है वो, उसका चुंबकीय प्रबलता फिक्स होता है, निश्चित होता है। लेकिन कृत्रिम का क्या होता है, हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार उसको हम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्या बात है, एकदम सही बात है। अगला प्रश्न, धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है। धारा की दिशा अगर हम बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, बदल जाएगा। धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। देखो ध्यान से, धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए ऊपर धारा जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे धारा आ रहा है इसका होगा क्लॉकवाइज। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं, है ना, याद रहेगा। तब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है, मैक्सवेल साहब बोले थे, देखो ये है मैक्सवेल साहब,
मैक्सवेल साहब बोल रहे हैं कि जिस मतलब तार में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसको तुमको पकड़ना है। अरे सर उसको पकड़ेंगे तो मारेगा नहीं झटका, तो कहा कि तुमको उसको पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा धारा के दिशा में हो, ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा धारा के दिशा में हो। कौना हाथ से पकड़ना है सर? तो राइट हैंड से पकड़ना है। तो राइट हैंड से इसको पकड़ेंगे, अंगूठा धारा के दिशा में होगा तो अंगुली जिधर नाचेगा, ये चारों अंगुली जिस दिशा में नाचेगा वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वही दिशा माय डियर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो चलो सर भाई सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और प्रश्न बताओ बाबू कि चुंबकीय बल की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करता है? चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन को बना देना, बताओ चुंबकीय बल की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करता है। मेरी बात याद रखना, पहला आवेश के प्रकृति पर, पहला आवेश के प्रकृति पर, दूसरा आवेश के वेग की दिशा पर, आवेश के वेग की दिशा पर, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। इन तीन बातों पर निर्भर करता है, एकदम याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है कि ओरस्टेड का प्रयोग दिखाता है कि विद्युत धारा का क्या होता है, कौन सा इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, नॉन ऑफ दिस। अरे ओरस्टेड साहब तो बड़ा फेमस हैं, ओरस्टेड साहब के कारण ही तो मैग्नेटिज्म का यहाँ एकदम बढ़िया से हम लोग पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। उन्हीं का दिन है, किनका? ओरस्टेड साहब का। अच्छा सर, उन्होंने कहा था बाबू कि जब किसी चालक तार से धारा का प्रवाह कराया जाता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, तो ये चुंबकीय प्रभाव को सूचित करेगा। हाँ, और उसमें प्रभाव को कौन? तो जूल साहब, ओहो, जूल साहब जो है उसमें प्रभाव के बारे में बताए थे। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, एकदम सही है बाबू। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। अब बताओ विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? जल्दी से बताना। विद्युत मोटर की क्रिया, द वर्क ऑफ मोटर इज बेस्ड ऑन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ किस पर आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, कि ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम लग रहा है बाबू, है कि नहीं? चुंबक पर या विद्युत धारा के प्रभाव पर, और फिर यहाँ आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। चार, तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है कि जब उसको आप ऊर्जा देते हो, यानी कि विद्युत ऊर्जा देते हो, तो चारों तरफ गोल 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 नाचने लगता है। मतलब कहने का ये कि उसको विद्युत ऊर्जा दीजिएगा तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, ठीक ना? अतः तो किस पर होगा बताओ बाबू? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ? आर्मेचर के घूर्णन पर। बिल्कुल सही बात है। विद्युत मोटर वास्तव में कार्य करता है, विद्युत मोटर वास्तव में कार्य करता है। तो विद्युत मोटर वास्तव में किस पर कार्य करता है बताओ पहले? तो ऊष्मा के एक स्रोत के जैसा, ऊर्जा के परिवर्तक के जैसा, या विद्युत चुंबक ऊर्जा परिवर्तक के जैसे। देखो ऊर्जा को ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्म कर देता है, ऊर्जा को ये बदल देता है। विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बदल देता है। तो ऊर्जा परिवर्तक का मतलब होता है ऊर्जा को बदलने वाला, ऊर्जा को बदलने वाला। एकदम सही जवाब है बाबू आप लोगों का। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सीधी धारा के कारण चुंबकीय बल रेखाएं धारा के गिर्द सकेंद्रीय के रूप में होती है। अब बताइए कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। किस प्रकार? आइए हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मान लीजिए सीधी धारा है ना, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा एकदम वृत्त के जैसा होगा, और सभी चुंबकीय क्षेत्र का जो केंद्र है एक ही जगह पर होता है, मतलब वृत्तीय होता है,
एकदम सही बाबू, बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, एक सरल रेखित तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसके परितः स्थापित चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित बल रेखाएं हैं। अब क्या है वो बताओ। सरल रेखी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सरल रेखा में विद्युत धारा का प्रवाह करा दिए हैं, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र कैसी होगी, तो वृत्ताकार होगी। कैसा होगी, वृत्ताकार। मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग है, बट सबका आंसर देख रहे हैं ना, सेम आ रहा है। फिर देखिए, बी प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिमान आवेश पर कार्यरत बल क्या होगा। अरे सर F बराबर बताए थे ना, Q इंटू वी क्रॉस बी, याद करो, Q इंटू वी क्रॉस बी, याद आ रहा है। भी FB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का यही बाबू फॉर्मूला होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। Q जो होता है आवेश है, V आवेश का वेग है, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो बोलो बाबू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। कितने ऑप्शन बाबू, ये वाला आंसर होगा, ठीक ना। इसको ऐसे लिख देता हूँ, Q इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एकदम धमाकेदार तरीका से, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कि एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर है। ओहो, बोल दिया समानांतर है ना। देखो 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 देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब कह रहा है कि आवेश का जो वेग है, आवेश इधरे दौड़ रहा है भी वेग से। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब आवेश दौड़ेगा ना, तो अब इस पर लगने वाला जो बल है वो शून्य होगा। चुंबकीय बल लगवे नहीं करेगा इस पर, चुंबकीय बल लगता ही नहीं है। क्यों सर, देखिए बताते हैं कारण। वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री है कि नहीं। एक ही दिशा में है तो हो जाएगा 0 डिग्री। अगर मान लीजिए कि इसके विपरीत दिशा में दौड़ता तो कोण कितना होता, थीटा, 180 डिग्री। अब बल का फॉर्मूला होता है, देखो वो का क्यू वी वी साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा होता है तो थीटा 0 होगा तभी साइन 0 का मान 0 होता है, और थीटा 180 होगा तभी 0 होता है। तो अब उसके दिशा में जाए चाहे उसके विपरीत दिशा में जाए, दोनों परिस्थिति में जो होता है आप देख पा रहे हो कि वो शून्य हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर, कि चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग किन की दिशा पाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स का उपयोग हम लोग किसकी दिशा पाने के लिए करते हैं, तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप इसको ध्यान रखिएगा। किसी परिनालिका में धारा के कारण इसके भीतर चुंबकीय बल रेखाएं होती है, कैसी, लगभग समानांतर वृत्ताकार सरल रेखीय, लगभग सरल रेखीय होती है, लगभग सरल रेखीय होती है, लगभग कितनी होती है, सरल रेखीय होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा, देखो बहुत ध्यान से, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगा सकता, चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगा सकता। किस पर, जब आवेश स्थिर रहेगा तब। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को रख दो, उसको गति मत कराओ, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, बल लगवे नहीं करेगा उस पर। ओहो अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, चलिए ठीक है, इस पर बल नहीं लगेगा। आगे बढ़िए। तो ये था आपका फुल कंप्लीट क्वेश्चन है ना। तो हम लोगों ने उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किए, चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग जो है एकदम बढ़िया से पूरे इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसका PDF ले सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और सारे दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए, अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए, ताकि हम और अच्छे कंटेंट आपके सामने लाते रहें। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ती रहती है कि नहीं। चलिए बाबू, आज यहीं तक रखते हैं, एकदम बढ़िया से एंजॉय करते हुए पढ़िएगा। अभी तो फिलहाल में खा पी के आराम से रिलैक्स कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।